हाय दोस्तों, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम, है ना। तो किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, इन्हें परिपथ में हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, इन्हीं को आज हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम या फर्स्ट रूल। ठीक है, इसे आप लोग कहोगे किरचॉफ का करंट रूल, KCL। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम से कई बार आपसे पूछा जाएगा। कई बार आपको जंक्शन रूल या नोड रूल भी मिलेगा, तो वहां पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, किरचॉफ के फर्स्ट रूल में बोला क्या, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी जंक्शन या नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो किरचॉफ था उसने फर्स्ट रूल का स्टेटमेंट दिया था कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी जंक्शन या नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0, यानी क्या होता है, शून्य होता है। तो अगर मैं यहाँ पर सभी धाराओं को जोड़ दूं तो क्या मुझे मिलेगा, 0। ये उसने दिया था स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया था जंक्शन या नोड। ठीक है, कि जंक्शन या नोड किसे कहते हैं। कई बार स्टूडेंट इन्हीं में कंफ्यूजन होते हैं। और देखिए यार, नियम पढ़ाने का तो ऐसा है, मैं आपको 7 या 5 मिनट में पढ़ा दूं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्या नियम पढ़ने के बाद मुझे अप्लाई करना आया, क्या मैं सीख गया हूं या नहीं सीखा हूं। आप इस बात के ऊपर ध्यान दिया करो, ना कि ये ध्यान दिया करो कि कितनी देर में चीजें खत्म हो रही हैं, है ना। अगर कहीं 10-5 मिनट ज्यादा लग रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है ना। तो यहां मेरा मतलब है, आप लोग जब लास्ट में जाओ तो आपको पता चले कि हाँ, मैं KCL भी अप्लाई कर सकता हूं, मैं KVL भी अप्लाई कर सकता हूं, नोड क्या होता है मुझे वो भी पता है, जंक्शन क्या होता है मुझे वो भी पता है, ब्रांच क्या होती है वो भी पता है, लूप क्या होता है वो भी पता है। अगर मुझे सारी चीजें क्लियर है तो मैं KCL भी अप्लाई कर सकता हूं, KVL भी अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो पढ़ाने को तो मैं 5 या 7 मिनट में पढ़ा दूं, लेकिन मेरा यहां पर जो उद्देश्य है वो आप लोगों को सिखाना है। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि आपका जंक्शन या नोड आप कहते किसे हो या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, परिपथ का वह बिंदु जहां पर धाराएं बट जाती हो या 2 या 3 ब्रांच आकर जुड़ती हो, मतलब 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच आकर जुड़ती हो, उसे हम जंक्शन या नोड कहते हैं। मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए कि इस तरीके से किसी पॉइंट पर आकर ये 3 ब्रांच जुड़ी होंगी, है ना, इस तरीके से। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं यहाँ पर, है ना, तो आपकी करंट क्या होती है, यहां पर बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप यहां से करंट ये मार्क कर रहे हो, मान लीजिए कि I एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इस करंट को इस पॉइंट पर आने के बाद 2 पाथ मिलेंगे, एक इधर मिल जाएगा इस R1 में और एक इधर मिल जाएगा R2 में जाने के लिए। मतलब कुछ करंट इधर चली गई, इसको मैं I1 मार्क कर सकता हूं, कुछ करंट इधर चली गई, मैं इसको I2 मार्क कर रहा हूं। तो ये पॉइंट आपका कहलाता है हमेशा जंक्शन पॉइंट या नोड पॉइंट। ओके, क्लियर है। मतलब परिपथ के उस बिंदु को आप कंसीडर करेंगे नोड, जहां पर धाराएं बढ़ती है। मतलब अगर कहीं आपको ये अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक है, कि इस तरीके से ये अरेंजमेंट दिया गया है, मान ले ये R1 रेजिस्टेंस और ये R2 रेजिस्टेंस है, इस तरीके से A और B के बीच में कनेक्ट है ना। तो इस कनेक्टिंग पॉइंट को यहाँ पर
कुछ लोग इसे भी नोड कंसीडर करते हैं या मानते हैं, जबकि ये पॉइंट आपका नोड कभी भी नहीं होगा या जंक्शन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट को बटने के लिए कोई पाथ है क्या यार? देखो, अगर मैं इस साइड से भी करंट मार्क कर लूं या इस साइड से भी करंट मार्क कर लूं तो ए और बी के बीच में सारी जगह पर करंट का मान एक समान होगा, यानी करंट को बटने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो इसे मैं नोड कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन जहां पर आपकी करंट बट रही है उसे मैं नोड या जंक्शन कहता हूं, है ना? तो समझ में आया? जंक्शन या नोड क्या होता है कि परिपथ का वह बिंदु जहां पर धाराएं बट जाती हैं उसे हम जंक्शन या नोड या संधि कहते हैं। अब कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई शाखा या ब्रांच क्या होती है, ठीक है? शाखा या ब्रांच आप किसे कहते हो? तो देखिए, दो नोड पॉइंट के बीच में जहां तक धारा एक समान बहती है उसे हम शाखा कहते हैं। मतलब यह है कि मान लो ये कोई एक नोड पॉइंट ए है और यहां पर इस तरीके से ये आपको शाखा दी हुई है, ये बी है। तो नोड पॉइंट ए और बी के बीच में यहां पर आप देखो इस रेजिस्टेंस में एक समान करंट फ्लो होगी, मतलब यहां से अगर करंट चलेगी आई तो इस बी पर आपको क्या मिलेगी? आई एम्पियर मिलेगी। या इस साइड से मान लीजिए कि आप करंट लेकर चल रहे हो आई, तो यही आई एम्पियर की करंट आपको ए पर मिलेगी। मतलब ए और बी के बीच में जो आपकी करंट है वो क्या है? सेम बनी हुई है, कहीं भी बटने के लिए इसको रास्ता नहीं है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं या फिर हम ब्रांच कहते हैं, है ना? देखो, अगर ये अरेंजमेंट भी है कि मान लो ये ए है नोड पॉइंट और यहां पर इस तरीके से ये आपके पास में अरेंजमेंट दिया गया है बी तक, है ना? ये तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। तो यहां पर ये तीन ब्रांच नहीं हो गई कि R1, R2, R3 तीन ब्रांच, ये भी आप एक ही ब्रांच लिखोगे कि ये आपकी क्या है? एक सिंगल ब्रांच है या एक सिंगल शाखा है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप करंट को लेकर चलेंगे, इस साइड से लेकर चलूं, देखो मैं एक ही साइड से लेकर चल रहा हूं, आप किधर से भी लेकर चलो तो आपको पता चल रहा है ना कि भाई यहां पर ये करंट यहां पर आएगी, फिर यही करंट यहां पर, फिर यही करंट यहां पर, यानी इस पूरे ए और बी के बीच में करंट क्या बनी हुई है? सेम बनी हुई है। तो ध्यान रखना कि दो नोड पॉइंट या दो कनेक्टिंग पॉइंट ए और बी कुछ भी हो सकते हैं ऐसे, जहां तक धारा का मान एक समान है परिपथ में, वो क्या कहलाती है? आपकी शाखा या ब्रांच कहलाती है। तो अभी आप लोगों को नोड भी क्लियर हो गया होगा, शाखा और ब्रांच भी क्लियर हो गई होगी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप नोड को लिखोगे तो क्या लिखोगे कि वह बिंदु जहां पर परिपथ में धारा विभाजित होती है उसे हम संधि, नोड या जंक्शन कहते हैं। शाखा किसे कहेंगे? कि दो नोड पॉइंट के बीच में जहां तक धारा का मान एक समान होता है उसे हम शाखा या ब्रांच कहते हैं। अब मैं वापस से ट्रैक पे आता हूं। इसने क्या कहा कि नोड या जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब देखो, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई बहुत सारी आपको इस तरीके की इसने क्या दिया? ब्रांच दिया है ना? तो इसने ये कहा कि इस नोड के ऊपर, अभी समझा चुका हूं कि नोड क्या होता है ना? इस नोड के ऊपर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास में ये करंट, इधर से कोई करंट आ रही है I1 और इधर से ये करंट आपकी जा रही है जंक्शन की तरफ I2, तो ये करंट आपकी जा रही है मान लीजिए I3। तो इसने ये कहा कि अगर आप I1, I2 और I3 को जोड़ दोगे यहां पर, है ना, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा यानी बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा, है ना? इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर आप आने वाली करंट को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखोगे तो जाने वाली करंट को आपको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखना पड़ेगा, या जाने वाली धारा को अगर आप धनात्मक चिन्ह के साथ लिखोगे तो आने वाली धारा को आपको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखोगे। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सभी ने ऐसा माना है कि आने वाली धाराओं को हम धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं तो जाने वाली धारा को हम ऋणात्मक चिन्ह
साइन के साथ लिखते हैं। और ऐसा सभी ने माना तो मैं भी आपको ऐसा ही बता रहा हूं, बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर जो इनकमिंग करंट है यानी कि जो आने वाली धारा है ना, आप लोग समझ रहे होंगे, आने वाली धारा या इनकमिंग करंट होती है, इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। और जो आपकी आउट गोइंग करंट होती है या जो जाने वाली धारा होती है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो अगर मैं इस नोड के ऊपर, इस नोड ए के ऊपर केसीएल लगाऊं, है ना, मैं यहां पर लिखता हूं कि अप्लाई केसीएल, ठीक है, अप्लाई केसीएल ऑन नोड ए। ठीक है, ए के ऊपर अगर मैं केसीएल लगा रहा हूं तो देखो I1 I2 क्या है, इनकमिंग करंट है, तो इनकमिंग करंट को मैं लिख सकता हूं कि I1 प्लस I2, है ना, और यहां पर I3 आपकी जा रही है तो इसको मैं लिखूंगा माइनस I3 बराबर 0। ये होता है आपका केसीएल के। अगर आप सभी धाराओं को इस प्रकार से जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्जेब्रिक सम 0 मिलेगा। क्लियर है क्या, है ना। अब यहां पर एक चीज और नोटिस करो कि अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं I1 प्लस I2 बराबर I3। अरे भाई ये माइनस का I3 इधर जाके क्या होगा, प्लस का I3। अब यहां पर ध्यान दो कि जो I1 और I2 है वो क्या है, जंक्शन की तरफ आ रही हैं, जबकि जो I3 है वो जंक्शन से जा रही हैं, और दोनों धाराएं क्या है, बराबर हैं, है ना। मतलब आप क्या लिख सकते हो कि केसीएल के अनुसार जंक्शन पर आने वाली धाराओं का मान जंक्शन से जाने वाली धाराओं के बराबर होता है ना। तो आप इसको कई बार इस तरीके से भी याद रखेंगे कि इनकमिंग करंट, ठीक है, ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल आउट गोइंग करंट, यानी कि जंक्शन के तरफ आने वाली धाराएं जंक्शन से जाने वाली धारा के बराबर होती हैं, है ना। तो यहां तक आप लोगों को ये केसीएल समझ में आया। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले इसका फटाफट से आप एक स्क्रीनशॉट मार लो, है ना, तो मैं फिर आपको आगे बढ़ाता हूं। यहाँ पर, है ना, आपको ये बहुत सारी इस तरीके से ये करंट दी हुई है। अरे अच्छे से बनाते हैं, ये करंट दी हुई है ना। मान लो कि ये 2 एम्पियर जा रही है यहाँ से, ये 2 एम्पियर फिर करंट के अंदर जंक्शन की तरफ जा रही है, 5 एम्पियर जंक्शन से बाहर जा रही है। यहाँ पर ये आई एम्पियर करंट की जंक्शन से बाहर जा रही है, और यहाँ पर ये मान लीजिए कि आपकी 4 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ आ रही। तो आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त सर्किट में या परिपथ में, है ना, आपको आई का मान बताना है। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर इनकमिंग करंट देखें तो देखिए 2 एम्पियर करंट क्या हो रही है, जंक्शन की तरफ जा रही है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि 2 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ जा रही है। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर ये 2 एम्पियर करंट फिर से जंक्शन की तरफ जा रही है, तो फिर 2, फिर यहाँ पर 5 एम्पियर करंट अभी जंक्शन से बाहर जा रही है, इसको नहीं लिखते हैं। आई एम्पियर करंट जंक्शन से बाहर जा रही है, इसको भी नहीं लिखते हैं। फिर ये 4 एम्पियर की करंट जंक्शन की तरफ आ रही, मतलब 2, 2 और ये 4, ये क्या है, इनकमिंग करंट बराबर आप क्या लिख सकते हो, आउटगोइंग करंट। तो आपकी जंक्शन से जाने वाली करंट क्या है, 5 प्लस आई। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 और 2 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर 5 प्लस आई, है ना। अब 5 को अगर मैं इधर लेकर आता हूं तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 बराबर से आई। तो आई का मान आपको क्या मिल गया, 3 एम्पियर करंट मिल जाएगी, यानी जंक्शन से जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, 3 एम्पियर हो जाएगी। तो देखो आपको मिला ना भाई, 2 और 2 4 और 4 8 और 5 प्लस 3 8, तो वही हो गया ना। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो क्या 0 आ रहा है, देखते हैं, है ना। तो देखो 2, 2 और 4 आपके जंक्शन की तरफ आ रही, तो मैंने इनको प्लस साइन के साथ लिखा, 2 प्लस 2 प्लस 4। आपकी जंक्शन से जा रही है, कितनी जा रही है, माइनस के 5 एम्पियर, माइनस के 3 एम्पियर। ठीक है, तो देखो 8 माइनस 8,
तो 8 माइनस 8 बराबर से 0। तो देखो यही बोला था ना कि बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो देखो 0 आया ना, ठीक है। तो केसीएल आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसी टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। अब देखो इसका इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आई का मान बताओ, तो वही चीजें हैं कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट लगा दें। तो इनकमिंग करंट में यहां से लेकर चलता हूं, क्या है आपके पास में 2 है, फिर क्या है प्लस 1.5 है, फिर आई एम्पियर जा रही है तो अभी नहीं लिखते, 3 एम्पियर भी जा रही है अभी नहीं लिखते, फिर 1 एम्पियर करंट आपके लिए क्या है इनकमिंग है, फिर आउटगोइंग 1 एम्पियर। तो ये हो गई आपकी 3 करंट आ रही है, 2 1 प्लस 5 और क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब आउटगोइंग करंट क्या है आई है, उसके बाद में प्लस 3 एम्पियर है, उसके बाद में प्लस यहाँ पर 1 एम्पियर है ना। तो इसको जोड़ेंगे 2 1 3 और 1 4 यानी 4.5 4.5 बराबर ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 यानी आई प्लस 4। तो इसको अगर इधर लाएंगे तो ऐसा लिख सकता हूँ 4.5 माइनस 4 इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर आई का मान आपको मिल जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर, है ना। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना। देखो स्टूडेंट, इसको अगर हम ऐसा समझे, मान लो यहाँ पर ये 3 की जगह मैंने 4 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो क्या हो जाता 4 और 1 5 और आई आउटगोइंग हो जाता। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाता कि ये 4 की जगह यहाँ पर आ जाता 5, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाता 5, तो यहां पर आ जाता 0.5 तो आता, लेकिन इस बार आता नेगेटिव में 0.5। तो देखो करंट नेगेटिव में फ्लो नहीं होती है, लेकिन ये 0.5 नेगेटिव में अगर आया है तो आपको आंसर यही टिक करना पड़ेगा। और ये माइनस साइन का मतलब ये है कि आपने ये जो करंट 0.5 की आउटगोइंग ली है, एक्चुअल में ये इनकमिंग करंट है ना, लेकिन सर्किट में आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में मान लिया। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, अगर नेगेटिव में भी आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको तो अपना बेसिक फॉलो करना है, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो अब आप लोगों को केसीएल हो गया होगा क्लियर। अब हम चलते हैं केवीएल की तरफ या किरचॉफ के सेकंड रूल की तरफ। तो देखिए यहाँ पर अब हमको देखना है किरचॉफ सेकंड रूल, या इसको आप कहते हो किरचॉफ का वोल्टेज रूल या केवीएल। और कई बार आपको बुक में लिखा हुआ या एग्जाम में आ जाएगा लूप का नियम, है ना। लूप का नियम भी यही होता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये आप लोगों को दिया गया है केवीएल का स्टेटमेंट या किरचॉफ का सेकंड रूल। उसमें कहा गया है कि किसी बंद लूप में लगाए गए समस्त विभव या वोल्टेज सोर्स और उसी लूप में होने वाले विभव पात या वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बंद लूप में लगाए गए समस्त वोल्टेज सोर्स, यानी कि वोल्टेज सोर्स के ईएमएफ को जोड़ दो प्लस उसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ दो। वोल्टेज ड्रॉप को आप आई इंटू आर लिखते हैं, मैंने सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को समझाया था। इसका दोनों का जो सम होगा वो होगा 0, है ना। या दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं इसको कि उसी परिपथ में यानी बंद लूप में लगाए गए वोल्टेज सोर्स और बंद लूप में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, कि अगर आप वोल्टेज सोर्स को जोड़ दो सभी का वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप तो वो होगा 0। या दूसरी भाषा में आप इसको बोल सकते हो कि जो वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है 0, है ना। मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपने कोई वोल्टेज सोर्स लगाया, एक और वोल्टेज सोर्स यहाँ पर ये लगा दिया और इस तरीके से ये आपके पास में एक लूप मिला आपको, है ना। मान लीजिए कि ए बी
सी और डी, ये आपको एक लूप मिला। यहाँ पर ये EMF E1 है, यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स E2 है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 है। तो इस लूप के अंदर है ना, इस लूप ABCD के अंदर यहाँ पर इस तरीके से आप करंट फ्लो होगी। आपको पता है बंद परिपथ है, विभवांतर है, रेजिस्टेंस है, तो करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर इन दोनों सोर्स का योग यहाँ पर इन रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले ध्यान रखो कि अगर परिपथ में है ना, ये आपको EMF इस तरीके से दिया गया है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये EMF E है, ये पॉजिटिव साइन है, इस साइड पे ये नेगेटिव साइन है, और अगर आप वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव साइड से बाहर निकल रहे हो, यानी कि यहाँ पर देखो इधर से चल रहे हो आप A से B की तरफ चल रहे हो, तो मतलब आप पॉजिटिव से अंदर गए, नेगेटिव से बाहर होंगे। तो इस कंडीशन में जो EMF है उसको आपको लिखना है पॉजिटिव साइन के साथ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर दूसरे केस में अगर इसके तरह का आपको कोई केस मिलता है ना, इस तरह का अगर आपको केस मिलता है, यहाँ पर ये आपके लिए एक वोल्टेज सोर्स है E, मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो अभी भी चलने की डायरेक्शन A से B की तरफ है, लेकिन अब मैंने बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया। तो अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो अब मैं देखो कौन से टर्मिनल से, माइनस से अंदर होऊंगा, बाहर कहां से निकल रहा हूं, प्लस टर्मिनल के साथ। तो यहां पर आपको EMF लिखना है हमेशा नेगेटिव साइन के साथ, है ना। ये ध्यान रखना कि बैटरी के टर्मिनल में अगर आप नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, EMF को पॉजिटिव के साथ लिख दो। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो तो आप EMF को नेगेटिव से लिख दो। तो और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप की या विभवपात की, है ना, वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो वोल्टेज ड्रॉप को आप हमेशा, है ना, कैसे लिखेंगे, हमेशा आप पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। मतलब आप धनात्मक साइन के साथ बिंदास तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। वहां पर इस प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं है कि माइनस या प्लस लिखें। तो अगर मैं इस लूप ABCD में हम अगर KVL इक्वेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे मैंने A से चलना स्टार्ट करा, अब ध्यान से देखो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ना, और ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर मैं यहां से चला तो मुझे यहाँ पर क्या, मैं पॉजिटिव साइन से आउट हो रहा हूं, मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव का EMF E1। फिर यहाँ पर B पर पहुंचा, यहाँ पे आगे बढ़ा तो मुझे एक रेजिस्टेंस मिला R1 और इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप को आप बिंदास लिखिए I इंटू R1 पॉजिटिव साइन के साथ। फिर C से D के बीच में मुझे एक और रेजिस्टेंस मिला R2, तो फिर से मैं एक रेजिस्टेंस R2 में वोल्टेज ड्रॉप लिखूंगा I इंटू R2। फिर मैं D से जब A की तरफ चला, देखो आपको लूप को कंप्लीट करना है ना, बंद परिपथ, इसीलिए मैंने लिखा हूं यहाँ पर बंद लूप। ओपन लूप में कभी भी KVL अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं जब यहाँ से D से A की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो मैं किससे बाहर हो रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो फिर से मैं लिखूंगा EMF को नेगेटिव साइन के साथ E2, और ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है ये हो जाएगा 0। तो ये होगा KVL लिखने का तरीका, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। देखो अगर हम KVL की बात करें तो बहुत ही आसान वे में मैंने आप लोगों को समझाया हूं कि एक बंद लूप में जितने वोल्टेज सोर्स होंगे E1 E2 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, और जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे उन सब का योग जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। या यूं कहें कि जो वोल्टेज सोर्स होंगे वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होंगे। अगर हम यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, आपको EMF को लिखना है पॉजिटिव साइन के साथ। अगर आप बैटरी
बैटरी के पॉजिटिव साइन से बाहर निकल रहे हैं, आपको ईएमएफ को लिखना है नेगेटिव साइन के साथ। आप वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इस इक्वेशन में है ना ये E1 और E2, तो मैं इधर लिख रहा हूं, आप समझ लेंगे है ना। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसा लिख सकता हूं IR1 है ना प्लस IR2 बराबर E1 प्लस E2। भाई पक्षांतरण कर दिया मैंने। तो देखो मैंने वही बोला था ना कि जो आपने वोल्टेज सोर्स लगाया E1 और E2, इनका योग किसके बराबर हो गया, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो गया। क्लियर है। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन। तो ये मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है और इसको आपको KVL से हल करना है। देखो ऐसे तो आप इसको सिंपल हल कर सकते हो, मतलब 10 और 5 कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो 10 और 5 15/100 जो भी है आप करके इसको सिंपल सा आंसर ला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको KVL है ना, तो अगर मैं इसको लूप मानूं कि यहाँ पर ये क्या है A है ना, B और ये C और ये D है ना, आपका क्या होगा ABCDE क्या होगा, एक लूप होगा। यानी लूप जो बना आपका वो क्या बना ABCDA, मैंने ऐसा बनाया। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर KVL लिखना चाहूं तो KVL किस तरह से लिखूंगा है ना, वो बताना मेरा मतलब है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं KVL लिखना चाहूं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अप्लाई KVL, यानी आपको क्या करना है यहाँ पर KVL अप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ से A से चलना स्टार्ट करूं, मान लीजिए कि इसमें कोई करंट फ्लो होगी I, ठीक है, तो मुझे A से B के बीच में क्या मिला, एक वोल्टेज ड्रॉप मिला। तो वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R का मान यहाँ पर 5 है, तो मैं लिख सकता हूँ 5I। यहाँ पर प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं, आपको हमेशा प्लस में ही लिखना है। फिर B से C के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस मिला 10 ओम का, और इस 10 ओम में करंट क्या है I है, तो वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू I। ठीक है। फिर यहाँ से C से D के बीच में कोई आपको रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि सिंपल एक कनेक्टिंग वायर है। फिर D से A के बीच में आपको एक EMF या एक वोल्टेज सोर्स मिला। तो यहाँ पर देखो आप चल क्या रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले। और जब भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलते हो, अभी मैंने आपको बताया EMF क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव साइन के साथ 100 लिखना पड़ेगा बराबर से 0। तो ये बन गई आपकी इस लूप के लिए KVL इक्वेशन। अब देखो 10 और 5 क्या हो गए आपके 15, 10 और 5 15I बराबर पक्षांतरण करा तो इसको क्या लिख सकता हूँ 100। तो I बराबर आपको मिल जाएगा 100/15 है ना। इसको आप काट लो, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 पंजे 100 है ना, और 5 3 15, तो 20/3 एम्पियर आपको क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी। इतनी करंट के आपको यहाँ पर 20/3 एम्पियर क्या मिल गया, करंट मिल गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या वोल्टेज ड्रॉप लगाए गए वोल्टेज के बराबर है, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास में क्या है, एक तो 5I ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और एक तो 10I ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना। तो 5 इंटू I जब आप करोगे 5 इंटू 20/3, ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या लिख सकते हो 20 पंजे 100, 100/3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 33.33, कुछ इतना वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा आपको इस 5 ओम रजिस्टेंस। फिर 10 इंटू I 10 यानी 20/3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 200/3, और 200/3 का मतलब हो जाएगा, आप हल करोगे तो 66.66 यानी 66.66। तो जब अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो ना, तो आपका क्या आ रहा है, लगभग 90.99। अब देखो यहाँ पर ये बहुत कम डिफरेंस है, और वो भी इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट में सॉल्व कर रहे हैं। बाकी आपका देखो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो लगाए गए वोल्टेज के बराबर आ रहा है।
ठीक है, मतलब 100 वोल्ट ये अपना क्या है पॉइंट में इसलिए कम आया, ये कम कभी नहीं होता है, ये अपन ने कैलकुलेशन किया ना अप्रोक्सीमेट इसलिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी 100 आता और ये लगाया गया वोल्टेज भी 100 आता। तो क्लियर है आप लोगों को, है ना, कि यहाँ पर मैंने वही बोला था कि जो लगाया गया वोल्टेज है वो होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो आप लोगों को KVL भी क्लियर है, KCL भी क्लियर है। अब हम यहाँ पर KVL और KCL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, है ना। तो पॉइंट मैं यहाँ पर आप लोगों को नोट करा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, KCL के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि KCL को या किरचॉफ करंट रूल या फर्स्ट रूल को हमेशा नोड पर अप्लाई किया जाता है, क्लियर है ना। KCL को हमेशा नोड जंक्शन संधि पर लगाया जाता है। दूसरा लिखो कि किरचॉफ का प्रथम नियम या करंट नियम या KCL आवेश संरक्षण पर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसके, चार्ज कंजर्वेशन यानी कि आवेश संरक्षण। देखो आवेश संरक्षण का मतलब ऐसा था कि यहाँ से जितनी करंट आ रही है ना उतनी ही करंट जा रही है। अगर मैं यहाँ से मान लूँ कि 6 एम्पियर करंट आ रही है और यहाँ से 7 एम्पियर करंट आ रही, आपसे बोलूँ यहाँ पर मुझे करंट बताओ तो कितनी होगी, 6 + 7 मतलब ये कितनी हो जाएगी, 13 एम्पियर होगी, हमेशा यही होगी ना। तो देखो जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज यहाँ पर जा रहा है ना। कोई चार्ज यहाँ पर लॉस हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इस बेसिस पे आप लिखते हो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये 2 पॉइंट है, आपसे डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं KVL की या किरचॉफ के द्वितीय नियम की, है ना, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम या KVL को बंद लूप में लगाया जाता है, ओपन लूप में अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, कि KVL ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट KCL के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 2 पॉइंट आपके KVL के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे KCL और KVL से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेकर, है ना। आप लोगों को थ्योरी क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू।